नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो साइंस मॉडल पेपर का दूसरा वीडियो है। इसके पहला वीडियो में दोस्तों हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किए थे। बाकी के जो प्रश्न बच गया है 50 प्रश्न, उसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं ये आगे के प्रश्न 31 नंबर प्रश्न से 50 प्रश्न के बीच किस तरह का प्रश्न दिया गया है। देखिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 1 से लेकर के 30 प्रश्न हम लोग पहला वीडियो में देखे हैं। आगे से हम लोग 31 नंबर प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सारा प्रश्न आप लोग पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं कि अपमार्जर कहलाते हैं या प्लास्टिक, और ऑप्शन डी है रबड़, तो साबुन कहलाते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया आप सभी से साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं। तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइंस का सब्जेक्टिव का एक प्लेलिस्ट स्पेशल होगा, उसमें जाकर देखिएगा तो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा दोस्तों, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न पूछा गया कि डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कहते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में पूछा गया कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है तो वो क्या होती है। तो पहले इतना बड़ा है, फिर इतना छोटा होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना, यानी कि यह घटते जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। उसकी तरह देखिए 36 नंबर प्रश्न, ये भी इसे भी लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षा में। पूछा गया कि निम्नलिखित तत्वों में आपका 5 तत्व दिया गया और इनमें से उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले लिथियम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो बेरिलियम हो जाएगा, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर में पूछा गया कि सिलिकन क्या है। सिलिकन क्या है, धातु है कि अधातु की उपधातु है। तो उपधातु है, यानी कि 37 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपधातु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। पूछा गया कि विद्युत के धनात्मक तत्व इनमें से कौन है। तो कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि दूसरे तत्व को दे रहा है, तो वो अमीर है, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी इसमें से देखिए सोडियम जो क्या धातु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ये सब पहले भी बता चुके हैं। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन बी होगा सही 39 का। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में पूछा गया कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछेगा। सभी को पता होगा कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, एनसीईआरटी का प्रश्न ये है, याद रखिएगा। इस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में समझ मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से देखिए सर्फ एक्सल, इस सर्फ के बारे में पता होगा, शैम्पू, इजी सर्फ, तो यह सब जो है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव आप लोग पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 42 है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल मैंने देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर प्लांट वगैरह सब, तो उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सौर सेल में किसका, तो सिलिकॉन का। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो एलपीजी का तो सभी को पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का, ये जो देखिए दिल्ली वगैरह जो बड़ा बड़ा शहर में देखिएगा, तो हाँ डीजल पेट्रोल गाड़ी कम चलता है, ज़्यादातर सीएनजी ऑटो वगैरह सब चलाया जाता है। तो सीएनजी का जो है खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता, बाकी कोयला और बायोगैस ये सभी का किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा, समीकरण दिया गया है कॉपर और ऑक्सीजन से भी क्रिया करा करके बना रहा है। तो यह जो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, ये समीकरण संतुलित किया गया है, 2 कॉपर इधर 2 कॉपर इधर, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, समीकरण संतुलित किया गया। तो यह क्या ऑक्सीकरण समीकरण है कि अपघटन है कि उदासीनीकरण है कि विस्थापन है? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण है। यहाँ पे ऑक्सीजन का आंसर हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन, समीकरण इस तरह से परीक्षा में पूछेगा, लगले देखिएगा और दे दिया 45 में, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसके पहले वाले में समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए कि 2 कॉपर इधर भी है, 2 कॉपर इधर भी है, और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि समीकरण यह संतुलित है। तो इसमें भी देखना है सभी तत्व जो है एक दूसरे में संतुलित है कि नहीं। 2 इधर भी, 2 इधर भी, 2 इधर, यानी कि पहला संतुलित है। दूसरा 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, और इधर भी हो गया 2 ऑक्सीजन। ये भी सी जो भी संतुलित किया गया है। लेकिन बी के देखिए और डी, तो डी भी देखिए संतुलित किया गया है, लेकिन बी देखिए संतुलित नहीं किया, 3 दूना 6 इधर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि सभी तत्व एक दूसरे में संतुलित है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर हो गया। 46 नंबर देखिएगा, पूछा गया उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन का होता है 7, और अम्ल का होता है 7 से कम, और क्षार का होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो पूछा गया उदासीन, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। पूछेगा जल का पीएच मान, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि जल उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? 4 अम्ल दिया गया, इसमें से आपको बताना है कि कौन दुर्बल अम्ल है। तो CH3COOH ये जो अम्ल है दुर्बल अम्ल है। ये सब आपका रासायनिक विज्ञान का हम एक PDF अपलोड किए हैं साइट पे, उसमें सारा प्रश्न मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वीडियो के लास्ट में जाके सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, पूछा गया है क्रोमोलाइट अयस्क है, यह किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। तो क्रोमोलाइट भी एल्युमिनियम का ही है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 17, 18 की 19 की 20 होता है। तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 19 होता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में अभी भी समय आप लोग के पास है, यदि 1 घंटा समय निकाल के जितना भी उसमें तत्व है उन सभी तत्व का परमाणु संख्या यदि याद कर लेते हैं तो 1-2 प्रश्न कन्फर्म रहिए, पूछेगा परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एक हम IUPAC नाम से संबंधित पॉलिटेक्निक के लिए वीडियो बनाए थे, तो वो वीडियो आप लोग को भी काम आएगा, एक 10th क्लास वाले जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताइए आप सभी लोग, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, एल्काइन कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन है, ठीक है, C2H2 और C2H6 CH4, ये तो मीथेन हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C2H2। पहले आपको बताए थे इसमें कितने साथ संयोजक बता, ये भी आपको बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीनी का पूछा गया रासायनिक सूत्र। तो 12, 22, 11 ट्रिक आप लोग याद किए होंगे, 12, 22, 11 यानी कि C12H22O11, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या आपको बताना है। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा 3 होता है। कितना होता है? 3, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है श्वसन के माध्यम के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। बताइए कि श्वसन के माध्यम के लिए उपयोग किए जाने बीज क्या? सूखे बीज है कि अंकुरित है कि उबलता हुआ बीज है कि कुचले हुए बीज है? तो 55 का सही आंसर क्या होगा? अंकुरित। देखते हैं ना, कुछ आप लोग सुनेंगे, जिस समय धान मूरी के लिए तैयार किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है? पहले पानी में फुला देते हैं, उसके बाद जो खेत होता है मूरी का, जो बुनने वाला जो खेत होता है उसमें बुनते हैं, यानी कि अंकुरित होता है तो वो जल्दी से तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज होगा। हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि मूरी वगैरह जिसमें बुनाते हैं तो धान को पहले फुला देते हैं, और बहुत सा भी ऐसा बीज है। धनिया की बात करते हैं, धनिया का भी बीज को पहले फुला देते हैं पानी में, उसके बाद उसको बोते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन की परिवहन का? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का, ऑप्शन सी इसका सही होगा।
57 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी, भोजन, एमिनो एसिड की ऑक्सीजन के लिए। तो पौधों में जाइलम जो है दोस्तों वो किसके लिए, किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा पानी के लिए। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, सभी कोई ट्रिक बताएगा कि ज से जाइलम, ज से जल, तो जल को पानी भी कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पहले हम लोग श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद आप छोड़ते हैं तो कौन सा वो गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 58 के आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और यही जो है पेड़ पौधा शोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में, बाकी रात में उल्टा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ कुछ पेड़ है जो कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। 59 का है कि फलों को पकने के निम्न में से किसकी नियंत्रित किया जाता है, कि फल को जो हमको पकाना है तीन में से किसका उपयोग करेंगे? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा एथिलीन का करेंगे। किसका? एथिलीन का करेंगे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, बायोलॉजी का प्रश्न आ रहा है, तो न्यूरॉन का वह कौन हिस्सा है जहां जानकारी हासिल किया जाता है? तो वो हो गया डेंड्राइट। क्या होगा? डेंड्राइट, सॉरी डाइट नहीं जी, डेंड्राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? पूछा गया आपातकाल का हार्मोन कौन है 61 नंबर प्रश्न में, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन हो जाएगा। क्या होगा? एड्रेनालिन हो जाएगा आपातकाल का हार्मोन। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। तो अनैच्छिक क्रिया इसमें से पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चबाना, यह जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर में पूछा गया है गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, 290 दिन, कि 200, कि 245 दिन। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा 270 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? इसे VVI लगा लीजिए। गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ? 73 में, कि 85 में, 71 में, कि 83 में? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, किन में से कोई नहीं? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है पूछा गया, ठीक है। तो डायरिया, टीबी है, और ऑप्शन डी है निमोनिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 66 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ये आपका टीबी और निमोनिया दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बी एवं सी दोनों। 67 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो मांस वगैरह खाते हैं, तो कौन सा पाचन, किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, कि सेलुलोज का, कि वसा, की? ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज का। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण, इसे भी VVI लगाइए, बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण है वो हाइपर टेंशन है, ठीक है। तो देखिए टेंशन, एगो हाइपर टेंशन, यहाँ पे वो है हाइपोटेंशन, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो नहीं कंफ्यूज करना है, क्या याद रखना है? तो हाइपर टेंशन याद रखना है। टेंशन वगैरह आप लोग भी नहीं लीजिएगा ज़्यादा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया कि निम्न में से परजीवी पादप का उत्पादन क्या है? परजीवी पादप का उत्पादन पूछा गया, बैक्टीरिया है, कि कास्कुटा है, कि विषाणु, की कवक है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा कास्कुटा हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से शरीर को संपूर्ण शरीर में जो पंप किया, रक्त को जो संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में पंप किया जाता है, वो फेफड़े द्वारा किया जाता है, कि निलय द्वारा, कि अलिंदियों द्वारा, कि इनमें से सभी के द्वारा? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा निलय द्वारा, ऑप्शन बी होगा। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की अवधि मुकुलन है, कि पुनर्जन्म है, कि विखंडन है, कि बीजाणुजनन है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, पूछा गया कि जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है कौन है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों, सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, ये सभी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग,
तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग तो क्या हो जाएगा, बाह्य यानी बाहर, और दलपुंज बने की हो जाएगा ये। तो याद रखिएगा कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग पूछेगा तो ऑप्शन देखना है कि बाह्य दलपुंज है तो ये हो जाएगा बाह्य दलपुंज हो जाएगा, पुष्प का बाहरी भाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी प्रश्न आप सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि पढ़ाए तो हमको भी याद है, तो ये बस इसको रिवीजन कर लीजिए, इसी तरह से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, इससे काफ़ी प्रश्न आपका फाइनल परीक्षा में सेम टू सेम मिल जाएगा। 74 नंबर है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ठीक है, ए ग्रुप में पूछा गया ब्लड ए ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा बी होता है। क्या होता है, बी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। रक्त में, खून, ब्लड वगैरह में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो 75 का सही आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, नहीं यहाँ पे जो है ना ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। इसके पिछले साल भी जो मॉडल पेपर आया था उसमें से 2 प्रश्न का गलत था, 2 प्रश्न गलत था, इसमें से ये प्रश्न में डाउट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नहीं काट करके इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है कि पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, इनमें से कौन है, जिब्रेलिन है कि ऑप्शन बी है एड्रेनालिन है, इंसुलिन है या थायरॉक्सिन है। सभी इनमें से बायोलॉजी का प्रश्न आ रहा है। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्रेलिन हो जाएगा। याद रखिएगा सभी प्रश्न, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, इसे भी वीवीआई लगा लीजिए। तो मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन है तो क्या मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है, और ऑप्शन डी है पैराथाइरॉइड हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेल हार्मोन है। क्या है जी, मेल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। मटर के अनुवांशिकता का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जो मटर के पर जो प्रयोग किया गया था तो वो किसने चुना, कौन ये किया काम, तो मेंडल ने किया, ग्रेग जॉन मेंडल ने किया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये तो आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गया और बच गया सब्जेक्टिव प्रश्न। तो देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह का आपका दिया गया। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम ये सब पढ़ा चुके हैं, ये अपवर्तनांक वाला भी आपको पढ़ा दिए हैं, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण। जो बच गया है, जो भी प्रश्न आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सभी लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा PDF आप लोग के पास रहेगा, तो रिवीजन कभी भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी बच गया है आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट के माध्यम से, उसका हम वीडियो बना के आप सभी को भी प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।